अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज को। रोमांटिक एज जो है ये 1798 से शुरू होकर 1832 तक इसका दौरानिया इसका जो है हो जाता है। तो जी शुरू करते हैं कि रोमांटिक एज जो थी ये शुरू होती है 1798 से, व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स। यानी कि ये जो दो शायर थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज, इन दोनों ने ये जो अपने बैलेड्स लिरिकल बैलेड्स जो थे ये शाया किए थे। वहाँ से रोमांटिक एज शुरू होती है। और 1832 में वाल्टर स्कॉट जो जब मर जाते हैं, वाल्टर स्कॉट जो थे ये एक हिस्टोरियन नॉवलिस्ट थे और ये इस एज के आखिरी राइटर समझा जाता है कि जब ये इनकी डेथ हो गई थी तो फिर ये जो हमारी रोमांटिक एज है ये ख़त्म हो गई थी। तो जी सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रोमांटिसिज्म होता क्या है, रोमांटिसिज्म हम किसे कहते हैं। तो जी लिटरेचर डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर इन एन इमेजिनेटिव फॉर्म, यानी कि ऐसा लिटरेचर जो इमोशंस से जुड़े हुए मैटर्स हैं उसे एक इमेजिनरी तख़य्युलाती तरीके से डिपिक्ट करता है, हमारे सामने पेश करता है। ऐसे लिटरेचर को हम जो है रोमांटिक लिटरेचर कहते हैं। कुछ लोग इसे लिबरलिज्म कहते हैं लिटरेचर में, जदीदियत या फिर। और ये तीन चीज़ें जो हैं इमेजिनेशन, इमोशन और फ्रीडम, ये फोकल पॉइंट है रोमांटिसिज्म का। यानी कि जो रोमांटिसिज्म है ये इन तीन चीज़ों के गिर्द ही घूमता है। यानी इसमें इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, इमोशंस हैं और फ्रीडम है। ये कैसे हैं ये तीनों, हम आगे इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। रोमांटिसिज्म स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच थी यहाँ पे। इंडिविजुअल यूनिकनेस, यानी कि सब्जेक्टिव किसी सेल्फ एक्सप्रेशन, या तो खुद शायर अपना या किसी एक इंडिविजुअल को यूनिक बना के पेश कर रहे थे। तो ये हमारी डेफिनेशंस थी कि रोमांटिसिज्म क्या है। तो जी आगे जो रोमांटिसिज्म थी, रोमांटिसिज्म से पहले जो एज थी ये क्लासिक एज थी। तो ये कुछ डिफरेंस हैं कि ये शिफ्ट हुए। ये जो क्लासिकल एज थी वो फेथ इन रीज़न था, वो लोग वजह को, रीज़न को जो है वो प्रेज़ करते थे, प्रेफरेंस देते थे। जब रोमांटिक एज आई तो लोग रीज़न को छोड़कर जो उनका यकीन था वो सेंसेस में, फीलिंग्स में और इमेजिनेशन में। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वहाँ पे फीलिंग्स और इमेजिनेशन जो थी ये फोकल पॉइंट थी, ये मरकज़ी नुक्ता थी। फिर जो क्लासिकल थे उनका इंटरेस्ट था अर्बन सोसाइटी में, लेकिन जो रोमांटिक थे इनका इंटरेस्ट था रूरल एरियाज़ में, देहाती ज़िंदगी और नेचुरल ज़िंदगी। अगर आप पोइट्री पढ़े रोमांटिक एज की तो ज़्यादातर पोइट्री सारी की सारी नेचर के ऊपर है। इसी तरह जो क्लासिकल एज थी उसमें पब्लिक इम्पर्सनल पोइट्री थी, यानी कि लोगों के ऊपर सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं थी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। मुआशरा, ग्रुप ऑफ पीपल या किसी ख़ास ग्रोह की तरफ करके, यानी सब्जेक्टिवली अकेला बंदा जो था वो इन्वॉल्व नहीं था उन मैटर्स में। लेकिन रोमांटिक एज में जो था ये सब्जेक्टिव अप्रोच जो थी ये परवान चढ़ी। फिर कंसर्न विद द साइंटिफिक एंड मंडेन, जो साइंटिफिक थे, अकल थी, उन चीज़ों को प्रेज़ किया जाता था क्लासिकल एज में। और जो हमारी रोमांटिक एज है ये मिस्टीरियस चीज़ें, जो जैसे देवमालाई कहानियाँ, जो मिस्ट्री से रिलेटेड वो चीज़ें जो अकल से बालातर थीं, ये चीज़ें फिर रोमांटिक एज का अहम हिस्सा रहीं। तो ये कुछ जो है चार्ट ध्यान से देख लीजिएगा कि ये क्लासिकल चीज़ें, जो क्लासिकल एज थी, जब ये शिफ्ट हुई तो ये चीज़ें इस तरह से चेंज होकर रोमांटिक एज में आ गई। तो जी इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें थी जो रोमांटिसिज्म में शामिल थी। तो
सब्जेक्टिविटी एंड एन एम्फसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म। जैसे सब्जेक्टिविटी थी, अभी हमने पीछे बात की कि ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं थी, ये सब्जेक्टिविटी थी। अगर अब जाके जब हम इसकी पोइट्री डिस्कस करेंगे तो हम इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिविजुअलिज्म पे इनका फोकस था। एक कॉमन मैन जो था उसे एज आ हीरो पेश किया जाता था। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम आप सॉलिटरी रीपर पढ़ें तो सॉलिटरी रीपर में वो एक जो खतून गाना गा रही है तो वो शायर को समझ भी नहीं आ रहा, शायर उसे जानता नहीं, बेचारी खेतों में काम करने वाली लड़की है, तो शायर उसे अपनी नज़म में कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। स्पॉन्टेनिटी है, फ्रीडम फ्रॉम रूल्स है। ये सबसे अहम था कि जो रोमांटिक पोइट्स थे, जो रोमांटिक राइटर्स थे, उन्होंने किसी रूल को नहीं माना। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से उनका दिल किया लिखा, उस तरह से शायरी की। डिवोशन इज़ सुपीरियर टू ब्यूटी। रोमांटिक्स जो थे इनके ख़्याल में जो खूबसूरती थी इससे ज़्यादा डिवोशन जो था ये अहम था। और फिर जो इनकी अगर आप राइटिंग्स देखेंगे तो सॉलिटरी लाइफ जो है, ये भी एक सॉलिटरी लाइफ, तन्हाई वाली ज़िंदगी, अकेली ज़िंदगी को इन्होंने प्रमोट किया था। इमेजिनेशन इज़ सुपीरियर टू रीज़न। और इनके ख़्याल में जो इमेजिनेशन थी ये रीज़न से बढ़कर थी। लोग वजह का नहीं, लोग अब शायरी जो थी उसमें अपने ख़यालात को जो है रिफ्लेक्ट कर रहे थे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, आगे लव एंड वर्शिप ऑफ नेचर। जैसे हमने अभी पीछे बात की कि इस पोइट्री के अंदर, इस दौर की जो पोइट्री थी उसमें ज़्यादातर आपको ये नेचर के लिए मोहब्बत मिलेगी, नेचर के बारे में। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ अहम पोइट हैं इसके, तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी पोइम्स पढ़ेंगे उनमें आम तौर पर जो उनके टॉपिक्स होते हैं, जो उनके थीम्स हैं, वो लव ऑफ नेचर ही हैं। फिर फैसिनेशन विद द पास्ट। ये लोग माजी के बारे, माजी की चीज़ों को सोचकर उससे फैसिनेशन लेते थे। स्पेशली द मिथ्स एंड मिस्टिसिज्म ऑफ मिडल एज। जो कहानियाँ थीं गुज़रे ज़मानों की, उन्हें सोचकर उनसे ये फैसिनेट होते थे, उनसे ये मुतासर होकर आगे अपनी राइटिंग्स लिखते थे, शायरी करते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हिस्सा होती हैं रोमांटिसिज्म का। नेक्स्ट जी, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं रोमांटिक एज के रोमांटिक एज में जितनी राइटिंग्स हैं, लिटरेचर, चूँकि हमारे पास लिटरेरी वर्क है सारा का सारा, तो हम बात लिटरेरी वर्क के बारे में ही करेंगे कि और लिटरेरी वर्क में भी ज़्यादातर हमारे पास जो है ये पोइट्री है। तो वहाँ की जो पोइट्री थी, कुछ नावल्स भी उस दौर के हमारे पास मिलते हैं, लेकिन चूँकि हमारा मेजर पोर्शन पोइट्री है तो हम पोइट्री के बारे में ही बात करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक एज जो थे वो ये थे कि पोइट्री में इमेजिनेशन थी, आइडियलिज़म था, इंट्यूशन था, इंस्पिरेशन थी और इंडिविजुअलिटी थी। इमेजिनेशन तख़य्युल था, सोच थी। आइडियलिज़म था कि जो आइडियल चीज़ें थी उनके दिमाग में, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो था ये नेचर को प्रेज़ करता था, तो ये आइडियलिज़म वो नेचर को प्रमोट करने में सारा का सारा उसका। इंट्यूशन जो है ये इल्हाम था उन्हें, जो नाज़ल होती थी चीज़ें उन पे। और इंस्पिरेशन, ये इंस्पायर होते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों से और फिर आगे पोइट्री लिखते थे। और इंडिविजुअलिटी बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच थी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को इन लोगों ने परवान नहीं चढ़ाया था। तो जी करैक्टरिस्टिक्स में थे जो कुछ हम और करैक्टरिस्टिक्स हैं रोमांटिक एरा के, कि कॉमन मैन एंड चाइल्डहुड ओवर अर्बन सोफिस्टिकेशन। रोमांटिक्स जो थे वो बिलीव करते थे इन नेचुरल गुडनेस ऑफ ह्यूमन। वो ये कहते थे इंसान जो है ये कुदरती तौर पर अच्छा है, विच इज़ हिंडर्ड बाय द अर्बन लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन। They believe that the savage is noble, childhood is good, and the emotion inspired by both beliefs causes the heart to soar। यानी कि अगर आप इस पॉइंट को आसान लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि कॉमन मैन को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती थी इस दौर के अंदर,
और इमोशंस ओवर रीज़न, जो चूँकि पिछली जो क्लासिकल एज थी उसमें लोग रीज़न को, वजह को ज़्यादा तलाश करते थे, तो यहाँ पे लोगों ने वजहों को ढूंढना छोड़ दिया था, लोग इमोशंस के साथ जाते थे। तो रोमांटिक्स बिलीव दैट नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू इंट्यूशन रादर देन डिडक्शन। यहाँ पे जो रोमांटिक्स थे उनका ये ख्याल था, उन्हें इस बात का यकीन था कि इल्म जो है ये इंट्यूशन से हासिल होता है, ये कुदरती सलाहियत है, ये खुदा की तरफ से नाजल होता है, ना कि ये डिडक्शन से कोशिश करके हासिल किया जाता है। और दिस इज़ बेस्ट समड अप बाय वर्ड्सवर्थ हु स्टेटेड दैट, उसने ये वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था कि ऑल गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उसने ये कहा था कि जितनी भी अच्छी पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, यानी कि वो यूँ समझ लीजिए कि वो अचानक लिखी गई पोइट्री होती है, जो इंसान ने डिडक्शन के साथ, जैसे हमने पिछले पढ़ा, कोशिश करके नहीं लिखी होती, वो इल्हाम होता है, वो उसके जज्बात जो हैं वहाँ से निकलती है। फिर जी नेचर ओवर आर्टिफिशियल, यहाँ पे चूँकि हमने पीछे भी अभी बात की कि उन्होंने नेचर को ज़्यादा प्रोज किया था, आर्टिफिशियलिटी जो थी वहाँ से वो निकल आए थे। रोमांटिक्स स्ट्रेस दैट ऑफ नेचर इन आर्ट एंड लैंग्वेज एंड द एक्सप्रेशन ऑफ सब्लिमिटी थ्रू अ कनेक्शन विद नेचर। वो कहते थे हर चीज़ में नेचर का कनेक्शन होना चाहिए। रोमांटिक्स रिजेक्ट द आइडियाज़ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस वक्त चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था, मॉडर्निज्म का दौर भी आ रहा था, इसे भी निगलेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। रोमांटिक्स जो थे वो कहते थे कि जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो नेचर है। और फिर अगली द इंडिविजुअल ओवर सोसाइटी, जो सोसाइटी के मुकाबले में ये इंडिविजुअल को ज़्यादा फोकियत देते थे। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि सब्जेक्टिव अप्रोच ज़्यादा थी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को ये लोग नहीं मानते थे। और फिर इमेजिनेशन ओवर लॉजिक, जैसे हमें अभी पीछे पढ़ा कि रीज़न नहीं थी, लोग इमेजिनेशन को ज़्यादा, ये जो राइटर्स थे ये कर कोई इख्लाम कुछ इस तरह की कोई फॉर्म नहीं कर रहे थे। ये सारे के सारे इनकी पोइट्री ज़्यादातर हम देखेंगे तो ये इमेजिनेटिव पोइट्री थी। तो जी कॉमन फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री, ये जो रोमांटिक पोइट्री के कुछ कॉमन फीचर हैं हमारे पास। द रोमांटिक्स कल्टिवेटेड इमेजिनेटिव फ्रीडम, ये इन्होंने इमेजिनेटिव फ्रीडम को, तख़य्युलाती आज़ादी को परवान चढ़ाया था। इन्होंने को जैसे दिल किया इन्होंने वैसे लिखा, ये किसी ख़ास दायरे के अंदर नहीं बंधे रहे। वैरायटी ऑफ पोइटिक फॉर्म्स, इन्होंने बहुत सारी किस्में इस्तेमाल की पोइट्री लिखने की, यानी कि अगर इससे पहले यूँ था कि पोइट्री जो थी बड़े रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, मीटर के हिसाब से लिखी जाती थी, तो इन्होंने किसी चीज़ को नहीं माना, रिदम बनता है नहीं बनता, मीटर्स ठीक है नहीं ठीक, इन्होंने इस बात की तवज्जो नहीं की। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ किस्मों से शायरी लिखी। और टेंडेड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ मैन इन सॉलिट्यूड एज अपोज टू दोज ऑफ मैन इन सोसाइटी, और इन्होंने ऐसे इंसान की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया थ्रू देयर राइटिंग्स जो इंसान सॉलिट्यूड में, तन्हाई में बैठ के सोचता है, यानी कि एक इंसान की जो ज़ाती सोच है, ज़ाती ख्यालात हैं, उनको इन्होंने अपनी पोई शायरी के अंदर लिखा, ना कि एज अ सोसाइटी के अंदर इंसान जैसा लोगों के साथ पेश आ रहा होता है। यानी कि इंसान के जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करी इन्होंने थ्रू देयर पोइट्री। अच्छा, और ऑल पोइट्स एक्सपेक्ट ब्लेक, ये विलियम ब्लेक है, डिस्क्राइब द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि विलियम ब्लेक के अलावा बाकी जितने शायर थे इस एज के, उन सब के जो पोइट्री के थीम थे वो नेचर थे, इन्होंने नेचर के बारे में ही लिखा। और दे टेंडेड टू यूज़ लैंग्वेज विद मोर फ्रीडम एंड इनफॉर्मेलिटी दैन द 18th सेंचुरी। जो 18वीं सदी में जो लैंग्वेज थी राइटिंग्स में, पोइट्री की लैंग्वेज थी, उसे बड़े ध्यान से, बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता था। तो इन्होंने बड़े आज़ादी के साथ, बड़े फ्रीडम के साथ, जैसे इनका दिल किया इन्होंने वैसे ही उसे इस्तेमाल किया। तो जी
और फिर दे टेंडेड टू यूज लैंग्वेज, सॉरी ये रिपीट हो गया, द रोमांटिक पोइट्स वर डीपली इंटरेस्टेड बोथ इन लाइफ एंड आर्ट। और जो रोमांटिक पोइट्स थे ये दोनों चीज़ों में ये बहुत इंटरेस्ट लेते थे, ज़िंदगी में भी और आर्ट में भी। आर्ट से मुराद मूवी, ड्रामा, फिल्म, गाना शाना, ये सारी चीज़ें इसमें डांस आ जाती हैं। तो जी ये कुछ फीचर्स थे, कॉमन फीचर जो रोमांटिक पोइट्री के थे। अब नेक्स्ट जी रोमांटिक थीम जो थे, ये रोमांटिक पोइट्री के थीम जो थे ये 3 तरह के थीम थे, नेचर और लव, ये पोइट्री के थीम थे। हिस्ट्री जो थे ये नॉवल का मेजर थीम था, यानी कि जो पोइट्री थी वो नेचर और लव के बारे में, इन 2 थीम्स के ऊपर की जा रही थी। और हिस्ट्री जो थी ये नॉवेल्स के अंदर हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे जा रहे थे। और लिटरेरी फॉर्म्स यानी कि जो किस तरह की थी चीज़ें, ये जो पहली 3 लिरिक, बैलेड और सोनेट हैं ये हमारी पोइट्री की फॉर्म है। आगे हिस्टोरिकल नावल, ये हमारे नावल की किस्म है, यानी कि उस ज़माने में जो शायरी हो रही थी वो या तो लिरिक थे, बैलेड थे या फिर सोनेट थे। तो लिरिक जो हैं ये हम स्टेंजा को कहते हैं, जिसके अंदर शायर जो है अपने आइडिया को एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये किसी रिदम के अंदर राइम के साथ होता है। और बैलेड जो है, बैलेड ऐसा स्टेंजा कहते हैं जिसके अंदर शायर अपनी बात बयान नहीं करता बल्कि किसी किस्से, किसी कहानी को बयान किया जाता है, उसे हम बैलेड कहते हैं। और सोनेट जो है ये ऐसी पोइट्री होती है जिसमें हर पोएम 14 लाइंस की होती है और हर लाइन जो है उसके अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं, यानी कि हर लाइन जिसके अंदर हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल हों और नज़म की 14 लाइनें हों, तो ऐसी नज़म को हम सोनेट बोलते हैं। ये आमतौर पे शेक्सपियर का स्टाइल था, उसने ये सोनेट लिखे हुए हैं। और जी आगे हिस्टोरिकल नावल्स हैं, तो नावल जो हैं इसमें इसकी सिर्फ एक ही फॉर्म लिखी जा रही थी और वो हिस्टोरिकल नावल थे। तो रोमांटिक एटीट्यूड्स क्या थे, यानी कि जो हम देखते हैं रोमांटिक्स पोएम, उनके शायरों के रवैये हमें उसमें सेंसिबिलिटी नज़र आती है, अक्ल पसंदी, बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में उन्होंने शायरी लिखी। मेलनकोली, अफसुर्दगी, इंडिविजुअलिज्म, अभी हम पीछे इस बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं कि ये सब्जेक्टिव अप्रोच थी इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और रिबिलियसनेस थी, बागियाना अंदाज था, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी के पोइट्री यूज़ की, अपनी मर्ज़ी की नज़में लिखी और अपने स्टाइल से लिखी, किसी स्टाइल को इन्होंने फॉलो नहीं किया, लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी से यूज़ की, तो इनके अंदर रिबिलियसनेस थी। और चूँकि उस वक्त जो इंग्लैंड था वो थोड़े गर्मा गर्मी थी, तो इन्होंने उस दौर में भी ये रिबिलियसनेस का काम किया, इन्होंने इन लोगों के लिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश की। तो ये कुछ रोमांटिक एटीट्यूड्स थे। और जो रोमांटिक एज है इसे हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन जो थी रोमांटिक पोइट्स की, उसमें ये हमारे 3 शायर आते हैं, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज। बेसिकली ये जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज हैं, इनकी ही जो हमारे पास लिरिकल बैलेड्स थी उसकी जब इन्होंने शाया की तो तब से ही ये रोमांटिक एज शुरू होती है। तो जी इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कौन थे, कब से। विलियम ब्लेक जो थे विलियम ब्लेक जो थे ये 28 नवंबर 1757 को लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए थे और 12 अगस्त 1827 और 69 ईयर्स एज थी इनकी, लंदन इंग्लैंड में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। ऑक्यूपेशन के लिहाज से ये पोइट थे, पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे। और जनर्स जो थे इन्होंने विजनरी पोइट्री, आमतौर पर ये पोइट्री ही लिखी। लिटरेरी मूवमेंट जो थी ये रोमांटिसिज्म ही था इनका, ये उसी से ही मुतासर थे और उसी के अकॉर्डिंगली ही लिख रहे थे। इनके नोटेबल वर्क्स जो हैं ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर्जॉस, जेरूसलम, मिल्टन, ये इनके जो मेजर वर्क्स हैं जो इन्होंने किताबें लिखी, जो पोइट्री लिखी
ये वो सारी चीज़ें हैं। तो ये 1757 से 1827 तक ये इनका एरा रहा और 69 ईयर्स ऑफ एज लंदन इंग्लैंड में इनकी वफात हो गई थी। पेशे के लिहाज से ये पोइट थे, पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे। अच्छा जी, और दूसरे हमारे पास हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे इनकी तो बहुत पोइट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये 7 अप्रैल से 1770 से 1850 तक इनका जो है ये दौर रहा और एक मेजर बड़े इंग्लिश पोइट जो शायर हैं उनमें इनका शुमार होता है। विद सैमुअल टेलर कॉलेज हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज। जैसे हम अभी पीछे बात कर चुके हैं कि एस.टी. कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे इन दोनों ने मिलके ही जो है ये रोमांटिक एज को शुरू किया था इंग्लिश लिटरेचर में 1798 में, जब इन्होंने मुश्तरका अपनी किताब जो लिरिकल बैलेड्स थे उन्हें शाया करवाया था। और वर्ड्सवर्थ जो थे मैग्नम ओपस इज जनरली कंसिडर टू द प्रीलॉड अ सेमी बायोग्राफिकल पोएम ऑफ हिज अर्ली ईयर्स। ये पोएम का नाम है जो इसकी इसे ऑटोबायोग्राफिकल सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा जाता है शुरुआती सालों में। और वर्ड्सवर्थ जो थे ये इंग्लैंड के बड़े शायर रहे 1843 से अपनी मौत तक 1850 तक। तो ये इनकी 1770 से 1850 तक। और जो नोटेबल चीज़ है इनके वो ये है कि इनके लिरिकल बैलेड्स विद सैमुअल टेलर कॉलरेज इन दोनों ने मिलकर शाया की थी और तब से रोमांटिक एज शुरू हुई थी। यानी कि रोमांटिक एज को शुरू करने वाले जो दो लोग हैं उनमें ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बड़ा नाम है। फिर सबसे आखिर पे हमारे पास एस.टी. कॉलरेज हैं, सैमुअल टेलर कॉलरेज। ये 21 अक्टूबर 1772 ओटेरी सेंट मैरी डेवोन इंग्लैंड में पैदा हुए थे और 25 जुलाई 1834 एज 61 इनकी एज थी उसमें ये हाईगेट इंग्लैंड में इनका इंतकाल हो गया था। ऑक्यूपेशन के लिहाज से ये पोइट थे, क्रिटिक थे और फिलोसोफर थे। और डेफिनेटली ये लिटरेरी मूवमेंट जो थी इनकी रोमांटिसिज्म ही थी और रोमांटिसिज्म को शुरू करने वाले ही ये थे। अभी हमने बात की लिरिकल बैलेड्स के साथ। अच्छा, तो इसके बाद ये तीन जो शायर थे ये हमारे पास हैं पहली जो एज थी जनरेशन थी पोइट्स की रोमांटिक्स, वो विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज। और फिर इसके बाद सेकंड एज शुरू होती है, उसमें लॉर्ड बायरन, पार्सी बीसी शैले जिसे हम पी बी शैले के नाम से जानते हैं, और तीसरे नंबर पे जॉन कीट्स आ जाते हैं। ये तीन शायर जो थे ये सेकंड जनरेशन थी रोमांटिक पोइट्स की। तो बायरन जो थे ये पहले पी बी शैले को पढ़ लेते हैं। इनका बड़ी ही अर्ली ज़िंदगी में, अर्ली एजेस में ही सिर्फ 29 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। 4 अगस्त 1792 फील्ड प्लेस हॉर्समैन सोसेक्स इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। 8 जुलाई 1822 सिर्फ 29 साल की उम्र में ये, अब वो इटली है वो जगह, किंगडम ऑफ सर्डिनिया, वहाँ पे इनका इंतकाल हो गया था। और ऑक्यूपेशन के लिहाज से ये पोइट भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे और नावलिस्ट भी थे। शायरी भी करते थे, ड्रामा भी लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे और नावल भी लिखते थे। और इनके बाद हमारे पास जॉन कीट्स आते हैं। इस एज के ये सबसे अहम जो है पोइट जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स जो है ये 31 अक्टूबर 1795 मॉरगेट लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए थे और 23 फरवरी 1821 सिर्फ 25 साल की उम्र में इनका रोम पेपल स्टेट के अंदर इनका इंतकाल हो गया था। ऑक्यूपेशन जो है इनका वो सिर्फ पोइट ही थे। किंग्स कॉलेज लंदन से ये पढ़े और डेफिनेटली रोमांटिसिज्म से ये मुतासर थे और रोमांटिक पोइट्री ही इन्होंने लिखी थी। आखिरी हमारे पास लॉर्ड बायरन है। लॉर्ड बायरन जो थे ये 22 जनवरी 1788 लंदन में पैदा हुए और 1824 सिर्फ 36 साल की उम्र में ग्रीक में इनका ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया में इनका इंतकाल हो गया था। ये भी पोइट थे और पॉलिटिशियन भी थे और नेशनलिटी इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड के रहायशी थे
और डेफिनेटली ये भी रोमांटिक पोइट ही थे और रोमांटिसिज्म के रोमांटिक पोइट्री इन्होंने लिखी थी। तो जी ये हमारे पास थी, हमने पढ़ा आज के लेक्चर में कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक रही, और रोमांटिक एज जो थी इसको शुरू करने वाले कौन से लोग थे और ख़त्म कहाँ पे हुई, लिटरेचर किस तरह का लिखा जा रहा था, पोइट्री किस तरह की लिखी जा रही थी, कौन कौन लोग लिख रहे थे, और उन शायरों का मुख्तसर तारफ़ भी पढ़ा हमने। और इसके बाद कुछ क्रिटिक्स थे। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो था ये विलियम हैज़लिट थे, थॉमस डी क्विंसी थे, चार्ल्स लैम्स थे, और जो एसटी कॉलेज है ये बज़ात ख़ुद भी कर रहे थे हमारी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म उस वक्त कर रहे थे। इंशाल्लाह इसे अब आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।